अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का आगाज अब से थोड़ी देर के बाद होने जा रहा है। इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है पाकिस्तान ने और शायद पाकिस्तान दुनिया की उन चंद टीमों में शामिल होगी जिनका अब तक कॉम्बिनेशन सेट होकर नहीं दिया है। और हम यही बात कर रहे थे कि एक मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वर्ल्ड T20। लेकिन अफसोसनाक खबर ये थी कि 5 T20 मैचेस वेस्ट इंडीज में होने थे। शायद हमारी गर्दन बदली है, एक मैच हमारा कम कर दिया। हालांकि जिस वक्त वेस्ट इंडीज से सीरीज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज जारी थी, ओडीआई सीरीज, जिसमें कल ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से फतह हासिल की, एक मैच वहां भी कम हो सकता था। लेकिन इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। क्या अगर इंडिया पाकिस्तान की जगह होता तो क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उनका एक मैच कम करता? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक तो नहीं मिल पा रहा है खेल की दीवानी इस फॉर्म को। लेकिन सीरीज पे आ जाते हैं तो इंग्लैंड में हम हार के आ रहे हैं और जिस अंदाज से हम हार के आ रहे हैं, बात यही हो रही है कि हमारा माइंड सेट क्या है। यही वजह है कि जो बात पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जबरदस्त जो हमारे एक्सपर्ट है, अभी भी उनका तारुफ तो अब आप सब उनको जानते हैं, लेकिन वो एक बात बार बार कह रहे थे कि आप अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करो, जिसकी वजह से ये सेटल नहीं हो रहा। बाबर आजम ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बात कही थी कि हम एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन वही होता है कि जो शख्सियत हमारे साथ शो का हिस्सा होती है, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम जिम्मेदारियां, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मैनेजर अंजाम दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेशुमार खिदमात अंजाम दी। हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हारून भाई, कप्तान तैयार होकर बार बार कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो रहा है तो फिर कॉम्बिनेशन बदलो, जो आपका कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा सेटल करो। ओपनिंग डिपार्टमेंट की आप बहुत बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है शकील बात आज खेल रहे। नसीम देखें, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब हम ये सारी चीज़ें बातचीत कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने ये खदशा जाहिर किया था कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हो और आप चेंजेस की बातें कर रहे हो, और एग्जैक्टली वही चीज़ आपको होती हुई नजर आ रही है। यानी कि हम यही बात कर रहे थे कि जो आप कॉम्बिनेशंस आपने जो करने थे, देखे ना, वीक टीम्स के खिलाफ आप अगर जीत रहे थे तो कामयाबियों से ये लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है। द मोमेंट आप ये भी देख लेंगे, इंग्लैंड की सेकंड स्ट्रिंग थी और उसके बाद T20 में जिस तरीके से उन्होंने खेला, तो उससे साफ जाहिर हुआ कि पाकिस्तान के इश्यूज हैं, और ये इश्यूज अपने खुद के क्रिएट किए हुए हैं टीम मैनेजमेंट के। ये ऐसा नहीं है कि किसी और ने इसको किया हुआ। आप खुद देखें कि हम कब से ये बात कर रहे थे कि आपको एक देखें, मैं ये भी कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो सेटअप हम कह रहे हैं कि नॉर्मल ओपनर्स को ऊपर आना चाहिए और नीचे से जो है वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटिंग होनी चाहिए और ये पाकिस्तान मैच जीत लेगा। इट्स नॉट दैट। लेकिन कम से कम आप अपने उस जो कॉम्बिनेशन को सही तरीके से अप्लाई तो करोगे। यानी दो सेट ओपनर जो नेचुरल ओपनर्स हैं, शर्जील और अगर फखर को आप ऊपर लेके आते हो, मुझे तो ये भी खदशा है कि शायद शर्जील को ये खिलाएं तो सही, लेकिन उसको रिजवान के साथ ही ओपन कराएं, नॉट नेसेसरली कि वो फखर जमान के साथ ओपन करें। फखर को फिर भी वो नीचे रखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे अपने नजदीक अभी भी ये इशू है कि देखें, ये जो 4 T20 है, इनको बिल्कुल एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इनको अपने वर्ल्ड कप में सामने नजर आ रहा है उसको लेके चले, इररिस्पेक्टिव कि ये जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन कम से कम आप देखें ना, उनको आपको नंबर ऑफ इनिंग्स तो देनी पड़ेंगी ना। अगर शर्जील को और अगर फखर को आप कहते हो कि ओपन करें, तो उनको भी 8 से 10 इनिंग दोगे ना, जो रिजवान ने और बाबर ने ली थी अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। तो उसी तरह आप नीचे अगर आके देखें ना, मसला क्या होता है कि रिजवान और बाबर, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमें अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन नीचे तो बताएं क्या हो जाता है। नीचे आके आपकी मिडिल ऑर्डर फेल हो जाती है। तो यही दो प्लेयर जो इन फॉर्म है, नीचे आके टीम को संभाल नहीं सकते, टीम को फिनिश नहीं कर सकते। सो एक्चुअली इशू ये है। और अब आके वही मिसबा वही बात कर रहे हैं जो हम बात कर रहे थे, बाबर ने भी कल वही बात कही, वही हम बात कर रहे थे। अब वेस्ट इंडीज की कंडीशन को, आई होप कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज देखी हो। वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं और वहां 150 160 रन जो है ना, वो विनिंग स्कोर होगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छे स्पिनर हैं और उनके पास तो जो बैट्समैन हैं वो ज्यादातर हवा में खेलते हैं। और हवा में खेलने का मतलब है यहाँ वो छक्के मारेंगे या बीच में बॉल को फेंकेंगे। तो पाकिस्तान की फील्डिंग जो कि हमने देखी काफी नाकिस रही, अगर वो उसी तरीके से कैचेस ड्रॉप करती रही तो यहाँ भी इनका यही इश्यू होगा। और ज्यादातर उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है,
तो ये भी हो सकता है कि हफीज की इनपुट जो है वो बहुत जरूरी हो जाए इनको इन तमाम मैचेस में एज ए बॉलर। बिल्कुल ऐसे बॉलर बहुत जरूरत पड़ेगी। हम भी कंडीशंस देखने के काबिल होती है और कंडीशन को यूटिलाइज भी उसी तरह करना पड़ता है। ब्रिज टाउन बारबाडोस की जिस पिच के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है, यहाँ पर स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन के साथ के जिसके साथ अब तक खेलता आ रहा है, रिजवान और बाबर के साथ जाता है कि जहां आप कह रहे हैं कि 150 160 विनिंग स्कोर है। क्या इस कंडीशन में हमें हर कंडीशन के हिसाब से तैयारी करनी होगी? क्या ये आइडियल तैयारी होगी? अरुण भाई को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। बात यही हो रही है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है वो खासा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार यही बात करेंगे कि मैच जो है वो खासा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। अरुण भाई आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ी देर के लिए वो कट गई थी। आपने थोड़ा सा वेस्ट इंडीज की कंडीशंस का जिक्र किया था। देखिए पिचेस अब वेस्ट इंडीज की वो नहीं रही जो एक जमाने में हम समझते थे कि बहुत तेज होंगी। अब आप देखें कि ज्यादा स्पिनर्स, इवन के ऑस्ट्रेलिया ने भी दो स्पिनर्स खिलाए। सो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान के पास तो ये एडवांटेज है कि उनके पास हफीज की सूरत में एक ऑफ स्पिनर मौजूद है और उसके साथ साथ दो स्पिनर्स आप खिला सकते हैं। अगर आपको याद हो कि पिछले इन्होंने लास्ट जो T20 मैच खेला उसमें आप ये देख लें कि उसमें इन्होंने हसनैन को खिलाया और एक भी ओवर नहीं करवाया, और आपका मेन बॉलर एक ओवर जो शाहीन था उसे शायद एक ओवर कराया जी, एक ओवर किया। तो मेरे अपने नजदीक आपके तीन बॉलर्स बनते हैं स्पिनर, जिसमें आप चाहें तो शादाब, उस्मान कादिर, नवाज और इमाद में से आप ये दो, इन तीन में से दो आप ले लें, शादाब खेलें और उस्मान कादिर को खिलाना है उस्मान को खिला दें, नवाज को खिलाना है नवाज को खिला दें या इमाद को खिला दें, और तीन फास्ट बॉलर आप खिलाएं, हसन अली, शाहीन और हसनैन को खिलाना है या आपने फ़हीम अशरफ को खिलाना है अगर आपने ऑलराउंडर डालना है कि भी आपकी बैटिंग इंप्रूव हो जाए। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओपनर में आप अगर शर्जील को और फखर को ओपन लाते हैं, नंबर 4 पे 3 पे आपका बाबर आजम आए, 4 पे आपका रिजवान, 5 पे आपका हफीज और 6 पे आपके जो शुएब हैं। सो आप सोचे तो सही आपकी बैटिंग, और देन नीचे आपके ऑलराउंडर्स जिसमें शादाब हिट मार लेता है, हसन अली हिट मार लेता है, और उसके बाद अगर नवाज खेलता है नवाज हिट मार लेता है, इमाद हिट मार लेता है। सो यू हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जिसमें आपकी बॉलिंग भी पूरी है, आपकी बैटिंग भी पूरी है। अब देखा 6 बैट्समैन खिला रहे हैं तो ऑलराउंडर कितने आते हैं? स्पिनर्स आप 3 फास्ट बॉलर का भी नाम ले रहे हैं, तो ये तो 3 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर और 6 बैट्समैन तो 12 हो गए। नहीं, 3 स्पिनर में देखें ना आप, सीधी सी बात यह है कि अगर मैंने 6 आपको गिनाए ना, 6 आपके ये शुएब तक थे, 7 पे आपका इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज या उस्मान कादिर, ठीक है, 8 पे आपका शादाब खान, 9 10 11 आपके तीनों फास्ट बॉलर। तो आपकी स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी पूरी हो गई, आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट भी पूरी हो गई। 6 बॉलर्स आपको मिल गए और 6 आपको टॉप बैट्समैन एंड देन 3 ऑलराउंडर्स। सो सी से 11 इतने अच्छे बन रहे हैं ये। हाँ 11 अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और फिर हफीज की सूरत में एक स्पिनर आपके पास टॉप ऑर्डर में भी अवेलेबल है, तो वो भी आपको एक चांस पूरा पूरा। हफीज से बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे थे? लास्ट मैच में बॉलिंग कराई हफीज से, तो एकदम से हफीज ने फर्स्ट डाल दिया, वो तो मैच बना गए थे। हाँ यही देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताएं कि जब ये अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, इसको यूटिलाइज किसने करना है? टीम मैनेजमेंट ने करना है ना, कैप्टन ने करना है ना। तो आप अगर कॉन्फिडेंस ही शो नहीं कर रहे हफीज पे उसकी बॉलिंग के ऊपर, और अब तो हफीज आपको इसलिए ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है कि उन्होंने देख लिया था कि आगे 6 या 7 में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिलेंगे वेस्ट इंडीज में जाएंगे, तो उनका ऊपर से लेकर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शुरू होते हैं और हफीज हमेशा तंग करता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। सो ये रीजन रखते हुए उन्होंने हफीज को पूरे 4 ओवर या 2-3 ओवर उन्होंने करवाए थे पिछले मैच में, और अब या इस सीरीज में तो मेरे नजदीक तो हफीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा एज ए बॉलर भी, क्योंकि वो ओपन आके भी वो बॉलिंग कर सकते हैं। हफीज को अगर नए बॉल से करवाई जाए तो माजी में करवा रहे थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ रहे हैं, तो क्या माज से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं? बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे, इसलिए कि आप देखें कि वो लुइस जो है वो फास्ट बॉलर उसको बहुत अच्छा खेलता है और उसको बड़ी अच्छी हिटें मारता है। ठीक है, वो स्लो बॉलर को भी हिट मारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि जैसे मिस टाइम हो जाए, कोई गेंद जो है वो एज लेग के खड़ी हो जाए, आपको कैच इजी एक चांस मिल सकता है। तो मेरे अपने नजदीक हफीज विद द न्यू बॉल बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए इस वेस्ट इंडीज की सीरीज में।
बिल्कुल। और नहीं, आपने जिस कॉम्बिनेशन की बात की थी पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में, एज ए अगर हम देखते हैं कि पेयर के तौर पे नहीं खिला रहे शर्जील और फखर को, अगर हमने पहले ही देखा था कि कुछ मैचों में फखर से ओपन कराई, बाबर नीचे आ गए थे, कुछ मैचों में शर्जील से ओपन कराई, चंद मैचों में, और बाबर नीचे आ गए थे, लेकिन रिजवान कांस्टेंट अपनी जगह पे मौजूद थे। पेयर का क्या बड़ा फर्क होता है। पेयर जैसे सईद अनवर की मैं बात कर लेता हूँ, आबिद सुहेल के साथ पेयर था, या मैथ्यू एडन की मैं बात करता हूँ गिलक्रिस्ट के साथ था, या शिखर धवन और दोनों रोहित शर्मा एक ही स्टाइल से खेलते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट में टॉप ऑर्डर एक स्टाइल से खेल रहा है, दोनों एंड से हिटिंग हो रही है। आप जैसन रॉय के साथ जो भी ओपनर आता था वो दोनों एंड से मार रहे थे, चाहे मदान आ जाए, मदान नीचे जा रहे थे, उनकी जगह जो बटलर आ रहे थे वो भी उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो दोनों का एक साथ हैसियत ओपनर खेलना क्या फर्क डाल सकता है, जो अब तक हमारा थिंक टैंक नहीं समझ रहा। अरुण भाई को आवाज नहीं आई है, मेरे खाली कोई टेक्निकल एरर दिखाई दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अरुण रशीद साहब से यही सवाल करेंगे कि एज ए प्लेयर खिलाने में क्या फर्क पड़ता है, जो अब तक नहीं हम ट्राई करने को तैयार हो रहे। चाहे जहन बना लिया है कि बाबर आजम और रिजवान नहीं ओपन करनी है, बस दिमाग बना के बैठ गए, तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे संभाल मैं तुझे खिलाऊं, इस तरह चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट। ब्रेक के बाद बात करता हूं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाले सीरीज के पहले T20 मैच पर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। हम उन चंद टीमों में शामिल हैं कि जिनका अब तक कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हुआ, लेकिन उन टीमों में कौन होंगी। जिम्बाब्वे दिखाई दे रही होगी, बांग्लादेश दिखाई दे रही होगी, तकड़ी टीमें अपना कॉम्बिनेशन बना चुकी है और पाकिस्तान एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, एक पाकिस्तान की साख है। अब तक पाकिस्तान की टीम भी बन जानी चाहिए थी। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, जब भी वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हमारी आउटफिट पहले से तैयार हुआ करती थी। हम पहले वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले थे, दूसरा हम जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन वो साथ आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। अरुण रशीद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अरुण भाई, वो जो एक हमारी वर्ल्ड T20 में साथ थी, जो हम जाते हुए वहां पर एक खौफ हुआ करता था, क्या वो खौफ अभी बाकी है पाकिस्तान का, या अपने गलत फैसलों की वजह से हमने उस खौफ को बहुत कम कर दिया, लाइक फखर एंड शर्जील हम ओपन नहीं करा रहे। देखिए, इसमें एक चीज़ तो अपने ज़हन में रख लें कि इसमें और किसी का भी कोई कसूर नहीं है। जो भी आपको ये बैटिंग ऑर्डर्स में जो चेंजेस नज़र आ रही हैं या आपको जो ये कॉम्बिनेशन ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपने एक टास्क दिया है एक टीम मैनेजमेंट को, जिसके हेड कोच है मिसबा। तो जितनी भी अब जिम्मेदारी आती है इस सारी चीज़ों की, वो तो मिसबा क्योंकि हेड कोच हैं, उनको बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं। फिर देन कैप्टन बाबर आजम खुद कहते हैं कि जी मैं अपनी डिसीजन मनवाता हूँ। तो ऑब्वियसली दो पावरफुल बंदे, एक कैप्टन और एक हेड कोच वहां पर मौजूद है, तो जितने भी ये डिसीजन हो रहे हैं ये सारे वही ले रहे हैं और अल्टीमेटली जवाबात भी इन्हीं को ही देने पड़ेंगे अगर खुदा ना खास्ता चीजें ठीक नहीं हुई। आप अगर रिवर्ट कर रहे हैं उसी चीज के ऊपर जो हम पहले से बात कर रहे थे, तो आप अगर पहले से ये चीज कर रहे होते तो आपकी टीम तैयार होती। जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमारी टीम अभी तक तैयार नहीं है, दूसरी की दूसरी तमाम टीमें तैयार हैं। तो अब आप फिर वही चीज करने जा रहे हो। आपके पास 6 ज्यादा ज्यादा 8 मैचेस हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, और अभी आप ये कह रहे हो कि हम वेस्ट इंडीज में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन अपनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपने जेहन में ले आए हम और मैं और आप कि जब ये वापस आएंगे तो शोएब मलिक और वहाब रियाज भी टीम का हिस्सा हो जाएंगे। मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं आपके डिसीजन की वजह से ये सारी सामने आ रही है ना। अब मुझे ये बताया, आपने पेयर की बात की, आप मुझे बता क्यों नहीं एज ए पेयर आप फखर जमान को और शर्जील को 6 से 8 इनिंग्स देते। वो जो बैट्समैन है वो है ही शॉर्टर वर्जन के, उनको आप लॉन्गर वर्जन में भी खिलाते हो, वनडे में खिला लेते हो। आप शर्जील को तो शायद आप वनडे में भी कभी खिलाते हो कभी नहीं, लेकिन T20 में इन दोनों से बेहतर आपके पास कौन है जो इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या हिट मारने के लिए फर्स्ट 6 ओवर को जो इस्तेमाल कर सकता है। आप क्यों नहीं उनको इस्तेमाल करें। चलिए, आपने इतना अरसा जो दूसरा कॉम्बिनेशन अपनाया उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब नेक्स्ट 8 मैचेस में ये वाला कॉम्बिनेशन अपना के देख लें तो आपको पता लग जाएगा। अगर ये अच्छा नहीं करते तो आप पुराने पे रिवर्ट कर जाएं, जो आप समझ रहे थे कि जी बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही थी, और उसके बाद नीचे ठीक है, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, शोएब मलिक को आप ले लें और वो आपको आगे नीचे संभाल लेगा। मे बी आप लेटर स्टेजेस में ये सोच सकते हैं, बट अभी आप मुझे बताएं अगर उसी कॉम्बिनेशन के साथ आप गए
बाबर और रिजवान के साथ, तो आप मुझे बताएंगे शर्जील को और फखर को कब ओपनिंग करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल। और एज ए पेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको भाई, पेयर क्या रोल प्ले करता है, ये आपका जवाब रह गया था ब्रेक से पहले। हाँ, जिस मैं तरह आपको हमने एडम हाँ, मैं आपको देखो इसका एक बताऊं, देखिए होता क्या है, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं, आप मुझे बताएंगे जब मैं मैच से पहले अपनी तैयारी कर रहा हूँगा तो मुझे क्या आएगा मेरे जहन में, मैं कैसे तैयारी करूंगा कि मैंने जाना है, थोड़ी सी नॉकिंग करनी है, आके मैंने पैड पहननी है और मैंने जाके पहला बॉल फेस करना है, या मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होना है। लेकिन जो कि मुसलसल मैं करता चला आ रहा हूँ अपने करियर में, ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन होता है कि नहीं जी हम नंबर 6 जाएंगे। मैं आपको वर्ल्ड कप की एक मिसाल देता हूँ, जो हमारा 79 का वर्ल्ड कप हुआ था, हम लीड्स में मैच खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, हमने इंग्लैंड को 159 पे आउट कर दिया। अभी हम ड्रेसिंग रूम से वापस आ रहे थे, थ्रू आउट मुदस्सिर नजर 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। हम जब वापस आ रहे थे तो जहीर अब्बास इन्होंने आपस में गुफ्तगू की ड्यूरिंग हमारे ड्रेसिंग रूम की वापसी तक, कि जी मुझे रोक लें आप ना, क्योंकि स्कोर कम है, आप दूसरों को ओपन भेज दें, मैं जरा नीचे जाके संभाल लूंगा, ये कर लूंगा। ये आपस में आसिफ इकबाल और ये सारे डिस्कस करते हुए आए। हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं, अभी हमने जूते ही नहीं उतारे और एकदम से उन्होंने, आसिफ ने कह दिया मुदस्सिर यू आर ओपनिंग। ऑल ऑफ अ सडन मुदस्सिर नजर का रंग जो है वो एकदम से वो हो गया कि मुझे, मैं थ्रू आउट नंबर 8 पे बैटिंग करता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन आधे घंटे के नोटिस पे भी नहीं, 5 मिनट के नोटिस में मुझे कह दिया गया कि ओपन। आप सोचें उसका मेंटल स्टेट क्या होगी। सो यही मेंटल स्टेट आपके इन ओपनिंग बैट्समैन की है कि फखर जमान को आप कह रहे हैं नंबर 6 पे जाएं और ऑल ऑफ अ सडन आप 4 मैचों के बाद कहते हैं आई जी ओपन कर लें। सो वो कहाँ खड़ा है? सो ये बड़ी देखें ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कोचिंग। इट्स नॉट कि आप उनको बैटिंग सिखा रहे हैं या बॉलिंग सिखा रहे हैं, कोचिंग इज द ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ आप किस तरीके से खेलते हैं, कैसे प्लेयर्स के जहन को पढ़ते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सारी चीजें करनी भी होती हैं तो पहले से उनको पूरा एजुकेट करते हैं कि हम क्यों ये करना चाह रहे हैं, उसको सामने बिठा कर डिस्कस करते हैं एंड देन वो उस पर अग्री करते हैं कि हाँ ठीक है जी आप ये कह रहे हैं तो मैं ये कर लूंगा। अगर वो प्लेयर कहते हैं कि नहीं आप कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता, आप मुझे बताएं कि प्लेयर की मेंटल स्टेट क्या होगी। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां बाबर आजम ने एक बात की कही अमर भाई के, हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, वहां उन्होंने एक बात ये भी कही कि हम वे ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इससे पहले खौफजदा क्रिकेट खेल रहे थे, और वे ऑफ क्रिकेट खेलने से क्या मुराद है, क्या जिस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं वही ऐसा लगता है कि आप टॉप ऑर्डर पे आवाज फराहम करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस देंगे। भाई 4 मैच आपके पास है, अगर आपने यहाँ नहीं किया तो फिर वापस हम की जाने पाएंगे। एटलीस्ट एक या 2 मैच ना देंगे, एक मैच के बाद बदल दें, 2 मैच के बाद। तो ये जो बे ऑफ नहीं क्रिकेट की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं क्या है ये? नसीम नसीम ये जो आपने बात की, आप मुझे ये बताएं यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, कितनी इमेच्योर स्टेटमेंट है कि हम बे ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे आप? जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें खौफ का एलिमेंट तो होता ही नहीं है। मतलब आप इतनी सीरीज खेलते हुए चले आ रहे हो तो इसका मतलब खौफ में खेल रहे थे। सो मेरे अपने नजदीक सही ये बात। मेच्योरिटी लेवल, मीडिया से कैसे हैंडल करना है आपने, मीडिया क्या बात करनी है, आपकी सोच क्या बताती है, अब ये चीजें सोच के आप मुझे ये बताएं, ये अपना डिफेंसिव माइंडसेट आप नहीं बता रहे। आप मुझे बताएं ऑपोजिशन को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कोई दरार है जिसकी वजह से आप घबरा रहे हो और ये आप स्टेटमेंट दे रहे हो। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। हर बंदा बैटिंग करने से पहले नर्वस होता है, चाहे वो विविन रिचर्ड्स हो या कोई भी हो, लेकिन जब वो ड्रेसिंग रूम से वॉक करके आता है तो वो किसी अपनी ऑपोजिशन को ये बताता नहीं कि मैं घबराया हूं। आप चाहे जो मर्जी देख लो, फर्स्ट 5-10 मिनट्स बड़े मुश्किल होते हैं फॉर अ बॉलर, फॉर अ बैट्समैन, क्योंकि उसने पहला स्टार्ट लेना होता है। वो पहला बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, कह रहा है मेरी पहली बॉल ही लाइन पे गिर जाए, अगर वो नहीं गिरती, उसके 2 बॉलें खराब हुई, चौके पड़ गए, कॉन्फिडेंस गिर गया। इसी तरह बैट्समैन आता है, उसको पहली बॉल पैड पे लग गई, एक स्निक लग गया, उसके बाद वो घबरा गया। वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का वो जो पीरियड है वो निकालना होता है, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, आपको सारी चीजें सामने नजर आ रही होती हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारे कैप्टन की तरफ से या कोच की तरफ से आते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये स्टेटमेंट्स नहीं चलते। अभी बिल्कुल सही बात है कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो बाजी में आप करते हुए आ रहे हो, आपका स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है आप उसकी अक्कासी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। ये कहने की जरूरत क्या है, आपने तो खेली फेयरलेस क्रिकेट है, आपको किस बात का खौफ होना चाहिए?
और सही बात, ये बिल्कुल जो सही। कंडीशंस कहा जा रहा है ब्रिज डाउन बारबेडोस की पिच पे स्पिन होगा, थोड़ा सा गेम जो है वो स्पिनर्स को मदद देगी, स्लो पिच होगी। वेस्ट इंडीज के मुकाबले में क्या पाकिस्तान को ये कंडीशन थोड़ी सूट करती है? अगर दो कंपेयर करें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों को अगर कंपेयर करते, तो क्या ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पाकिस्तान को ये कंडीशन सूट करती है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स नहीं थे। प्लस देखिए, अब तो मैं इस नोशन को भी नहीं मानता कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर आप देखें कि लीड्स के विकेट के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तानी आउट हुए हैं स्पिनर्स को खेलते हुए, और इससे पहले भी जितनी जगह जगह भी आप देखते हैं जहां स्पिनर्स ने आके अपनी लोहा मनवाया है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये तो आपने जेन से निकाल लेंगे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं या स्पिनर्स को भी। एक जरूर ये चीज हो सकती है कि क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इस किस्म की कंडीशंस मिलती हैं। अब इस कंडीशन में ये होता है कि स्पिन भी हो रहा है, गेंद कोई सीधा रह रहा है, कोई नीचे रह रहा है। ये एडवांटेज पाकिस्तान को इसलिए होगा कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं, और जब गेंद नीचे रहता है ऐसी पिचेस के ऊपर तो वो दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। जहां वेस्ट इंडीज की टीम के पास जो बैट्समैन है उनको चाहिए बॉल ऑन दी अप मिले ताकि वो उसको जोर से हिट मारे। जब बॉल थोड़ा सा रुक के आएगा, थोड़ा सा नीचा रहेगा, तो बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स उसका फायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड फील्डर्स उनको बैक करें। अगर फील्डर्स कैचेस लेने में कामयाब रहे तो मैं ये फील करता हूं कि पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वेस्ट इंडीज। लेकिन जितने भी वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे वेस्ट इंडीज को, वो रन्स इनको करना होंगे। क्या उसके लिए हमारा स्किल सेट जो है, वो चाहे स्पिनर सामने आ जाए चाहे फास्ट बॉलर सामने आ जाए, ये चीज तो मुझे नजर आई वहां पर कि वहां गेंद कोई खास सीम नहीं हो रहा। वहां गेंद आ रहा है, तेज आ रहा है, स्केट कर रहा है, नीचा रह रहा है, बट दैट्स इट। इसको तो आप थ्रू द लाइन, हमारे हमारे बैट्समैन इस बात के आदी हैं। फॉर इंस्टेंस शोएब मकसूद खेलता ही थ्रू द लाइन है, फखर जमान खेलता ही थ्रू द लाइन है, शर्जील खेलता ही थ्रू द लाइन है। तो जब गेंद की मूवमेंट नहीं होगी तो इस बात के चांसेस हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ा सा एक्सेल करें। लेकिन जो मैंने स्पिन का एलिमेंट देखा है जिसमें एक हुसैन लड़के ने बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। फेबियन एलन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उनके जो वॉल्श जूनियर है, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जब एक स्पिनिंग ट्रैक हो तो जो स्पिनर्स हैं वो चाहे पाकिस्तान के हों चाहे वो वेस्ट इंडीज के हों, उन दोनों को हेल्प मिलेगी और इस बात के चांसेस है कि वो विकेट्स लेंगे। सो इसलिए मैचेस मुझे अच्छे लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे। 150-60 के मैचेस मुझे नजर आ रहे हैं। जो टीम भी 170-80 कर गई तो मुझे तो ये फील है कि वो टीम जीतने के बहुत हद तक चांसेस उसके हो जाएंगे। 150-160 फाइटिंग स्कोर होगा जिसमें कोई भी टीम जीत सकती है। देखिए, हम भी दूसरी जानिब अगर हम दोनों टीमों का पावर हाउस देखते हैं तो वेस्ट इंडीज का पावर हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका कोई दो बैट्समैन भी अगर तगड़े अंदाज से खड़े होते हैं, जो उनका माइंड सेट है और हमारा माइंड सेट नहीं है, तो वो इन्हीं पिचों पे 200 रन तक भी ले जाने की सलाहियत रखते हैं। जबकि हमारा जो माइंड सेट है उस लिहाज से हमारा फोकस ही 160 पे होगा, क्योंकि हम अपने बॉलर्स पे जाएंगे फिर। जी, ये और ये नसीम इस बार बड़ा बड़ा नसीम, ये आपका पॉइंट देखिए बहुत वैलिड है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये है कि पोलार्ड जो है वो अब फॉर्म में नहीं है। यानी अभी मैंने देखा था 2 से 3 इनिंग में वो फेल हुए हैं, कुछ मैचेस में बाहर भी बैठे हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। गेल अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं, रसल आनर नीचे आके बहुत तेजी से बैटिंग करते हैं, पूरन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लुइस उनका मेन स्टे है। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो पावर हाउस की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस पावर हाउस का मुझे जो एडवांटेज पाकिस्तान को नजर आ रहा है, पावर हाउस का मतलब है कि वो छक्के मारने की कोशिश करते हैं। जब आप स्पिनर्स को छक्के मारने जाएंगे तो एक दो तो लग जाएंगे आपके छक्के, बट नॉट नेसेसरली के 6 बॉलों पे आप बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकेंगे। वो गेंदे हैं जहां पर पाकिस्तान को कैश इन करना है, पाकिस्तान के फील्डर्स को। रनिंग कैचेस होंगे, साइडवेज कैचेस होंगे, फ्लैट कैचेस होंगे। सो ये वो चीजें हैं जिसको पाकिस्तान ने, आई होप कि ये सारी चीजें उन्होंने पिछले मैचेस देख के ये देख लियो कि वेस्ट इंडीज कहां खेल रहा है और कैसे कर रहा है। देखिए, उनका पावर हाउस ये है कि वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मार देते हैं। यानी उनको ये जरूरी नहीं है कि मिड विकेट पे वो छक्के मारेंगे या मिड ऑन पे मारेंगे, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, इतने अच्छे उनके वो हैं। सो इसलिए आपके फास्ट बॉलर्स को भी विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करनी होगी और स्पिनर्स को डेफिनेटली उनको तंग करने के लिए अपनी वेरिएशंस को इस्तेमाल करना होगा। हसन अली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, स्लो डिलीवरी बहुत अच्छी करते हैं और वही इनको यहाँ पर काफी मुश्किल पेश आएगी वेस्ट इंडियन बैट्समैन को जब वो हिट आउट करने जाएंगे, ऊंचे शॉट मारने जाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान टीम की तैयारियां कैसी है? हारून भाई ने फील्डिंग पे बहुत फोकस किया है।
और फील्डिंग वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो मैच जीता था इंग्लैंड में, उसमें हमारी फील्डिंग का मेयार बहुत जबरदस्त था। हमने कैचेस लिए थे बहुत जबरदस्त, वरना शायद हम 231-32 भी बनवा देते। वो इतना क्लोज जी। उस मैच में भी चले गए थे, मारते थे। उस वक्त हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी और उसने मैच जिता दिया था। बाबर आजम ने कल ये बात भी कही कि हमारी फील्डिंग अच्छी होगी और हमने इसमें बहुत मेहनत की, अल्लाह करे ऐसा हो। बयानात तो हमने कप्तान और मैनेजमेंट की जानिब से बहुत सालों से ये सुने, लेकिन ये वो शो है कि क्या काश के आरिफ भाई की तरह इन लोगों की फील्डिंग हो जाए जिस तरीके से आरिफ भाई की होती थी। एक छोटे से ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो फिर दो टॉपिक हमारे जहन में होंगे। एक ये कि पाकिस्तान का एक मैच कम कर दिया, और उस वक्त कम किया कि जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी। हमने आमतौर पे देखा है कि जो सीरीज चल रही होती है, अगर खुदा ना खास्ता इस कोविड के दौर में जब मैचेस बहुत दुश्वार है, वहां उसी टीम का मैच कम किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का मैच कम कर दिया गया। क्या इसमें हमारी कमजोरी दिखाई दी कि हमारी गर्दन थोड़ी सी बनती है, उन्होंने कहा जैसे चाहो वैसे यूज कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि शाहनवाज धानी पाकिस्तान सुपर लीग के मेन बॉलर थे, वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब वो वेस्ट इंडीज पहुंच गए। पहले भी जा सकते थे वो, लेकिन उनकी जगह जब यूनुस खान नहीं गए थे तो उस्मान बाला चले गए थे। लेकिन अब शाहनवाज दानी वहां है, अगर जरूरत पड़े तो क्या उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो एक मैच कम हुआ, और क्या एक शाहनवाज दानी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं हारून रशीद भाई से। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या इंडियन क्रिकेट टीम अगर वेस्ट इंडीज का दौरा कर रही होती तो क्या उनका एक मैच कम कर देते? क्या इतनी हिम्मत होती दुनिया की किसी भी क्रिकेट बोर्ड में? क्योंकि लक्ष्मी है इंडियन क्रिकेट टीम, पैसा देकर आती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का असर रसूख पाकिस्तान से ज्यादा दिखाई दिया मुझे तो जाती तौर पे, और इन जमानत भी यही आवाज उठाते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रवैया नहीं था वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का। हारून रशीद साहब हमारे साथ के लिए मौजूद है। हारून भाई, हमारा मैच कम हो गया, क्या नजर हमारी बदली है यहाँ पर, या हमारी कोई साख बची नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में? देखिए, मेरे अपने नज़दीक इसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर हमें देखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज जो है वो गुजारने पड़ते हैं। मुझे तो सिर्फ ये एक्चुअली, अगर हम ठीक है, हमें अफसोस होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमारा एक मैच क्यों कम हुआ, लेकिन टूर कैंसिल हुआ, मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि ये भी हो सकता था, क्योंकि जिस किस्म का वो एक जो नॉन मेंबर प्लेइंग मेंबर जो था वो पॉजिटिव आया, तो हो सकता है वेस्ट इंडीज का और ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप भी खत्म हो जाता। अब दूसरी चीज जो ये होती है कि कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती नसीम, ये हमेशा दोनों तरफ से बातचीत हुई होगी। मैं मान नहीं सकता कि ये एक तरफा फैसला किया होगा वेस्ट इंडीज ने। उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात की भी होगी, उनको रीजंस बताए होंगे और पाकिस्तान ने उसको अग्री किया हुआ होगा। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता कि आईसीसी इसमें कूदी होगी। मैं ये फील करता हूँ कि दोनों में आपस में बायलैटरल, देखें, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को बचाने के लिए। हारून भाई, मेरा सवाल ये है, अगर इंडिया पाकिस्तान की जगह वेस्ट इंडीज के टूर पे होगा, पाकिस्तान ने अपनी खिदमत उनको पेश की, इवन यहाँ पर उनको जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने भी हमारी हेल्प आउट किया हुआ है। जब हमें यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें नहीं आ रही थी तो वेस्ट इंडीज ने अग्री किया था यहाँ पर खेलने के लिए, और वो आए थे और वो खेल कर गए। इन कंडीशन में नसीम अगर इन कंडीशन में जो कोविड की सिचुएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूं कि कोई भी टीम होती तो वो इफेक्ट हो सकती थी, इसलिए कि इसमें और कोई रीजंस नहीं थे सिवाय इसके, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं इनके आगे के टूर्स जो है वो होंगे ना, इनको वहां से ट्रेवल करना होगा या किसी और टीम ने वहां आना होगा। तो आपने वो जो 8 से 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड रखा हुआ है हर टीम के लिए, तो जब वो डिस्टर्ब होगा, अगर इन्होंने कहीं जाना है तो अगर उस डेट को वहां ना पहुंच सके, अभी आपको याद होगा कि मुशफिकुर रहीम जो है वो अपना वो कैंप मिस कर गए बिकॉज उन्होंने उस डेडलाइन पे अपनी टीम को ज्वाइन नहीं किया और वो टीम से बाहर हो गए। सो इस वक्त के जो हालात हैं कोविड की सिचुएशन की वजह से, वो बहुत ही अनइमेजिनेबल है और उसके ऊपर आपको करना पड़ता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा डे बढ़ा के अपना एक जो मैच है उसको बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी। हाँ, मैं बात यही कर रहा हूँ कि जब वेस्ट इंडीज की सीरीज के दौरान में जो है वो वाकया हो जाता है कि वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, देन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज का एक मैच कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान तो अपने शेड्यूल के मुताबिक मौजूद है।
और पाकिस्तान का शेड्यूल किसी तरह भी मुतासिर नहीं हो रहा है। मुतासिर हो रहा है तो उस पीरियड में हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, लेकिन उस दौरान में ऑस्ट्रेलिया का मैच कम नहीं होता। इसका मतलब है क्या, ऑस्ट्रेलिया का पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में या दीगर जगहों पे हमसे ज्यादा मजबूत है। नहीं, अगर आपको ये याद हो कि देखें, क्योंकि एक मैच एक दिन आगे ले गए, ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है एक दिन आगे चले गया, उसके बाद इन बिटवीन एक दिन का गैप था, उसके बाद पाकिस्तान के सारे मैचेस शुरू होते 27 से। तो वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं खत्म हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं खत्म हुआ। पाकिस्तान के तो मैचेस अपने शेड्यूल पे होने चाहिए। मेरा कहने का हाँ, मकसद है, बांग्लादेश का एक दिन कम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का एक दिन बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं। इसलिए नहीं, अगर तो ये वो होता कि पाकिस्तान इंसिस्ट करता कि जी एक दिन के गैप के बाद भी आप 27 वाला मैच खेलें, पाकिस्तान ने प्रॉब्लम इस पे जोर नहीं दिया। पाकिस्तान के पास यही एक चांस था ना, क्योंकि वो एक दिन बच रहा था इन बिटवीन। पाकिस्तान कहता कि नहीं, हमें 27 को ही मैच खेलना है और हम 5 मैच ही खेलेंगे। अब वेस्ट इंडीज जमा करे अपनी टीम। देखे, वेस्ट इंडीज के लिए इसलिए इशू नहीं था कि वेस्ट इंडीज की तो वनडे की टीम खेल रही थी ना, T20 की में तो 8 से 9 नए लड़के आएंगे, तो वो तो नहीं खेल रहे थे। वो तो आ सकते थे, वो तो आपका वो मैच खेल सकते थे T20 का 27 तारीख को, जो कि नहीं हुआ, जो कि कल होना था, क्योंकि 27 और 28 को 2 मैच शेड्यूल थे, फिर बीच में 2 दिन का गैप था और एक मैच था। तो ये वही चीज है जो आप बात कर रहे हो ना, कि नेगोशिएशन किस तरीके से होती है, आप कैसे उनसे बातचीत करते हो। ये कन्विंस करने वाली बात होती है कि आप क्यों, जब आपके पास है 27 तारीख, एक दिन इन बिटवीन है, 8 आपके नए लड़के आएंगे T20 में, वो नहीं खेले हुए हैं, यहां से आपने 4 से 5 लड़के T20 के स्क्वाड में लेके जाने हैं, बारबाडोस में ही मैच हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वो वहां पर आप 27 को शुरू कर सके। सो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है जो आपने जिक्र किया। T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज तो पाकिस्तान की खेली जाएगी, उसमें 8 दिन का गैप है, 7 दिन का गैप है। तो आप क्या एक दिन उस तरफ नहीं पाकिस्तान के लिए बढ़ा सकते थे? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बढ़ा रहे, एक दिन आगे लेके जा रहे, तो पाकिस्तान का भी बढ़ सकता था। खैर, जहां पे टीम बैकफुट पे है, वहां बोर्ड अगर बैकफुट पे हो गया तो क्या जाता है भाई, से यहाँ पर जो है ना, हम अपने नाजरीन की मुलाकात करा दें, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी को क्या नहीं खिला सकते? हालांकि शाहनवाज धानी जा सकते थे कि जब उस्मान वाला PSL के करता धरता चले गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे, लेकिन शाहनवाज धानी नहीं जा सके थे। लेकिन अब शाहनवाज धानी पहुंच चुके और वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंचे, लेकिन PSL के लीडिंग विकेट टेकर थे, इकॉनमी रेट उनका जबरदस्त था, तो क्या उनको ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेकिन उससे पहले हारून भाई, मैं आपकी मुलाकात करा दो। आइए जनाब, मजीदुल्लाह खटक साहब, मजीदुल्लाह खटक, ये हारून भाई मकली छट्टा से इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट खेली है और फिर ये सिंध की टीम तक गए थे। इनका कहना यह है कि शाहनवाज धानी के आने के बाद सिंध की क्रिकेट में एकदम से बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हारून रशीद भाई साहब, वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सिंध से जितना मतलब टैलेंट आ रहा है। अगर आपको शायद याद हो, इससे पहले, बहुत पहले, हमारे एक सुहेल कुरैशी थे जो कि लेग स्पिनर थे, वो भी हमारे साथ इंग्लैंड के दौरे पे गए थे T19 के। हाँ, राइट आर्म लेग स्पिनर। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे जाहिद महमूद जो है वो भी आपके लेग स्पिनर हैं, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा वो नजर आ रहा है कि सिंध की तरफ से जो टैलेंट सामने आ रहा है। और मैंने सुना है कि शाहनवाज दानी के भाई भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। सो ये तो बड़ा इंकरेजिंग साइन है। एक बहुत जागी है शाहनवाज की वजह से। शाहनवाज जा सकते थे, वो लीडिंग विकेट टेकर भी थे। हम ये भी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हारिस रऊफ इतने बेहतर नहीं है, हसनैन ऑन एंड ऑफ बेहतर होते नहीं होते, हम सारी चीजें देख रहे थे। ऐसे में भी हमने उनको टीम में शामिल नहीं किया था, तो हम कर सकते थे। देन हम भेज सकते थे उनको उस्मान वाला की जगह पे, जब 2 साल नहीं गए थे, लेकिन हमने नहीं भेजा। इस वक्त शाहनवाज धानी के साथ इंसाफ करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो चीज ये है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम जो इस वक्त मुझे नजर आ रही है वो है कि बिकॉज वो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और वो इस वक्त क्वारंटीन में से गुजर रहे होंगे, तो एकदम से उनको T20 के स्क्वाड में तो ये शामिल नहीं कर सकते। प्लस जो T20 का स्क्वाड वो लेकर गए हुए हैं, उसमें उनके पास अभी भी कुछ प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। अगर आपको याद हो, वसीम शायद टीम के साथ गए हुए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। इसी तरह एक आध और प्लेयर, अरशद इकबाल भी टीम के साथ गए हुए हैं। सो मेरे अपने नजदीक
मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। ये शाहनवाज धानी बड़ा अच्छा उनका रन अप है, हाइट है, उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है जो कि बैट्समैन के लिए काफी प्रॉब्लम डाल सकता है। पहले सीजन में जब उन्होंने इतना अच्छा किया, अपने फिटनेस को और इम्प्रूव करके एक आध सीजन और उनका लगेगा तो मैं ये फील करता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रांग बॉलर की हैसियत से सामने आ सकते हैं और उनको आप हर किस्म की क्रिकेट में खिला सकते हैं, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या आपकी लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि 4 रोजा क्रिकेट होती है उसमें भी अच्छी खासी नंबर ऑफ विकेट्स ली हुई है। तो उनको आर्ट ऑफ बॉलिंग आता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता। और देन ही इज कॉन्फिडेंट यंग मैन और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वेरी स्ट्रांग, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए होनी चाहिए। तो मुझे तो बड़ी उम्मीदें नजर आती हैं शाहनवाज दानी से, प्रोवाइडेड कि उनका फोकस क्रिकेट की तरफ ही रहे और इधर उधर ना, वो जैसे हमारे बहुत सारे क्रिकेटर इधर उधर हो जाते हैं वो ना हो। जी जी बिल्कुल। एक टीम दूसरे के टी20 के अंदर परफॉर्म करता है तो बजाय को टेस्ट और का हिस्सा बनवाने में टी20 भी कुछ शामिल नहीं किया गया। वो देखिए, मसला ये होता है कि अब मैं उनके बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कर सकता कि जो सिलेक्टर्स हैं या जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने क्या सोचा होगा जिसकी वजह से उन्होंने उनको नहीं लिया। मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान के पास देखें एक चीज तो तय है कि फास्ट बॉलिंग का रिसोर्स बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे एक ही जैसे फास्ट बॉलर आपको यंग ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन। इस बार जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, अच्छी टीम बनी हुई है। पर जैसे कि लास्ट मैच आप लोगों ने भी जिक्र किया, मोहम्मद हसनैन हमने खिलाया और उससे कोई बॉलिंग नहीं कर पाई और शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक ओवर किया। जब फास्ट बॉलर की हीट कम पड़ रही है तो उसकी जगह हम एक अच्छा ऑलराउंडर खिला सकते हैं, क्योंकि हम बैटिंग में ही हमेशा डेथ ओवर्स में मिड ओवर्स में स्कोर नहीं कर सकते। अगर वहां पे हमें हसन अली या इस टाइप अच्छा हिटर खेल जाए तो मोहम्मद हसनैन की जगह वो कवर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच और यार क्रिकेट हंगामा में आपसे इजाजत लेने का वक्त है। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच शुरू होने जा रहा है। एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन उस तरीके से सेटल नहीं है, लेकिन बाबर आजम का ये कहना कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, बगैर खौफ के खेलेंगे। बाबर आजम, हम देखते हैं आप कितने बगैर खौफ के क्रिकेट खेलने की इसकी जरूरत पाकिस्तान क्रिकेट को है। और आप सुन सकते हैं शाहनवाज धानी इंटीरियर से में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद हो सके नजीब राजपूत की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी नहीं तो फिर अल्लाह से फिर मुलाकात होगी। चल रहा है बताने के बाद।